तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाएगा, नेमिंग कैसे की जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको प्रिंसिपल या पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना है। इसके बारे में मैं आपको क्या बता चुका हूं, जो सबसे लंबी कार्बन की चेन होगी और मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करती होगी वही होगी आपकी पेरेंट चेन। जो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सैचुरेटेड की, इनमें डबल बॉन्ड वगैरह तो है ही नहीं, तो इसका मतलब सबसे लंबी चेन देखनी है। जो कार्बन एटम इस पेरेंट चेन में नहीं आ पाएंगे उनको हम ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। क्लियर हो गई। जैसे देखिए अब इसमें आपने सबसे लंबी चेन ये देख ली, कोई कहेगा कि सर हम इसको लेंगे, तो बेटा ये भी एक ही बात है, ठीक है। तो अगर आपने ये वाली मेन चेन ले ली है तो ये वाला पेरेंट चेन में, ये वाला कार्बन पेरेंट चेन में नहीं आया है, तो ये क्या हो गया है, साइड चेन, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट हुआ है। ऐसे ही आपको सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी होगी, इसमें हमने ये करके दिखाई हुई है। सबसे लंबी का मतलब सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हों। क्लियर है। तो इसमें ये ब्रांच हो गई है और ये ब्रांच हो गई है। अब मैंने आप लोगों को क्या बात बताया, देखो इस बात को बहुत ध्यान से समझना। जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, या तो ऐसा हो सकता है उनके पास केवल एक ही ब्रांच होगी जैसे इसमें थी, ऐसा भी हो सकता है कि ब्रांच दो हो, ये हो सकता है पॉसिबल। जब दो ब्रांच होंगी तो दोनों ब्रांच सेम हो सकती है, यानी कि जैसे यहाँ एक कार्बन था, इसमें तो खैर ज्यादा हो गया, अगर इसमें भी एक ही कार्बन होता तो दोनों ब्रांच सेम भी हो सकती हैं और अलग भी हो सकती हैं। जब दोनों ब्रांच डिफरेंट हो उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन भी हो सकते हैं, बात समझ रहे, और डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन भी हो सकते हैं। ये सारे केसेस में एक एक करके डिस्कस करता हुआ चलूंगा। ऐसा भी हो सकता है ब्रांच दो से ज्यादा हो, यानी कि सारे केस पॉसिबल हैं। एक ब्रांच हो सकती है, दो हो सकती है, ब्रांच सेम हो सकती है, ब्रांच अलग हो सकती है, दो से ज्यादा हो सकती है, सारे केसेस पॉसिबल है। और हमें यही सीखना है कि हमें उनका नाम किस तरीके से रखना है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 3 को देखिए, अगर दो इक्वल लेंथ की चेन संभव हो तो हम उसको पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसकी लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन हो, यानी जिसके पास ज्यादा साइड चेन होगी, जिसकी ब्रांच ज्यादा होगी वो पेरेंट चेन हुई। जैसे कि आपको एग्जांपल दिखा दिया। अब ये दोनों एक ही चीज है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन की सबसे लंबी चेन है, तो कुछ बच्चे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस वाली को पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया तो ब्रांच एक है इसकी, ये पूरी ब्रांच है। लेकिन अगर आप इसको पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं तो ब्रांच कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब आप उस ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे, उस चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसकी ज्यादा ब्रांच होंगी। वो कब, जब इक्वल पॉसिबल हो। अगर इक्वल पॉसिबल नहीं है तो जिसकी लेंथ ज्यादा है वही पेरेंट चेन होगी। लोएस्ट नंबर रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोएस्ट नंबर रूल क्या कहता है, स्टार्ट नंबरिंग इन सच अ वे दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। ये कह रहा है अगर आपने पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर लिया है तो अब दूसरा काम होता है नंबरिंग करना। नंबरिंग हमेशा उस तरफ से स्टार्ट कीजिए जिधर से ब्रांच को सबसे कम नंबर मिले या ब्रांच सबसे पास पड़े। तो देखिए अगर ये आपकी पेरेंट चेन है तो नंबरिंग इधर से करना ही सही क्यों है, क्योंकि इधर से ब्रांच कौन से नंबर पे पड़ रही है, 3 पे। अगर आप इस साइड से नंबरिंग करते 1 2 3 एंड 4 तो ब्रांच किस पे आती, 4th पे। तो लोएस्ट का मतलब है न्यूनतम, सबसे कम नंबर जितना पॉसिबल है वही मिलना चाहिए। क्लियर है। नंबर दैट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन पेरेंट चेन इज कॉल्ड लोकेंट। यानी कि ये वर्ड भी कई बार आप सुनने को मिल सकता है। इसकी जगह आप देखेंगे कहीं किताबों में लिखा होगा लोएस्ट, ब्लैक कर देते हैं इसको, लोएस्ट लोकेंट रूल। लोकेंट किसको बोलते हैं, मैंने यहां पे ये समझाया है। जो नंबर ब्रांच को मिलता है उसी को लोकेंट कहा जाता है, ठीक है। तो 3rd लोकेंट पे है ये, इसका मतलब। अब देखिए ध्यान से, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, जरा ध्यान से देखिए। आपको 2 एग्जांपल दिए हुए हैं। किसी ने ये चेन सेलेक्ट कर ली, सर ये देखिए इसमें 7 कार्बन है, ठीक है, और नंबरिंग स्टार्ट कर दी यहां से 1 2 3 पे ब्रांच आ गई, 4 पे ब्रांच आ गई, उसके बाद और कोई ब्रांच 3 और 4 पे ब्रांच आ गई। इधर से करते हैं 1 2 3 4 पे ब्रांच आ गई, 5 पे ब्रांच आ गई। यानी कहने से मैं क्या पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं, कभी कभी ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है कि जो चेन है पेरेंट चेन, ये नंबरिंग अगर आप करेंगे दोनों में 2 ही ब्रांच है, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मार्क कर लेना। लोएस्ट सेट वो कहता है नंबरिंग उधर से स्टार्ट करो जिधर से लोकेंट जो है, लोकेंट मतलब क्या बताया था, उन पोजीशंस को जिन पे ब्रांच हैं उनको ऐड करने पर मिनिमम नंबर जिसके लिए आएगा। यानी कि
इधर से नंबरिंग करने पे ब्रांच किस पोजीशन पे है, थर्ड, और फिर किस पे है, फोर्थ, 3 + 4 7 आया है। तो ये है जो पोजीशन है ब्रांच की, उनको ऐड करने पे 7 आया है। इधर से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो फोर्थ पे कार्बन है और फिफ्थ पे है, यानी 2 ब्रांच है, 4 पे और 5 पे, कितना आ गया, 9। तो इसने कहा है अगर नंबर ऑफ ब्रांच इक्वल आ रही हो तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट करना जहां से इन ब्रांच की पोजीशन का जो सम है वो छोटा आता हो। तो ये वाला सही हो गया है और ये वाला क्या हो गया है, गलत हो गया है। क्लियर हो रही है बात? बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा अब इन दोनों एग्जांपल्स को देखिए, इनको सिर्फ सुनते जाइए, पेपर में जो क्वेश्चन होगा वो ऐसे नेमिंग तो इस्तेमाल होती है वहाँ पे, क्योंकि मुझे आगे पढ़ाने में बार बार इस्तेमाल करने पड़ेंगे वर्ड, तब आपको सिर्फ ये नेमिंग याद भी आ गई ना, मैंने ऐसे पढ़ाया था, तो आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए यहाँ सबसे लंबी चेन तो आप ये ढूंढ पा रहे हैं, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं, देखिए 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको क्या करना है, जरा देखिए यहाँ से जहाँ से नंबरिंग इसमें हुई है अभी फिलहाल, तो अगर आप इस हिसाब से जो ये नंबरिंग हो पड़ी है, तो 2 पे ब्रांच है, 2 पे ब्रांच है और 4 पे ब्रांच है, कितना आ गया, 8। दूसरी बात, अगर नंबरिंग हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, 2 पे ब्रांच है, 4 पे ब्रांच है, 4 पे ब्रांच है, तो कितना आ गया, 10। तो नंबरिंग सही वाली कौन सी है, ये वाली। क्लियर है? इसी तरीके से इस वाले एग्जाम्पल में आपको जो नंबरिंग दिखाई हुई है वो सही है, क्योंकि इस नंबर से जो ब्रांच जो की हुई है, तो 2 पे ब्रांच है, 5 पे है और 6 पे है, कितना हो गया, 13। अगर आप दूसरी साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ब्रांच किस पे है, 3 + 4 + 7, कितना हो गया, ये 7 7 होता है 14। तो यानी कि करेक्ट वाला कौन सा हो गया है, ये वाला हो गया है। क्लियर हो गई है बात? तो यानी एक आइडिया आप लोगों को दे दिया है। अब हम बात करते हैं, अगर जो ब्रांच चेन है एल्केन, उनकी नेमिंग करनी हो तो क्या करेंगे, यानी कि जिनमें ब्रांच है एल्केन्स में, तो उनकी नेमिंग किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने ये एग्जाम्पल है, ठीक है। आपने क्या सीख लिया, सर ये हो गई है पेरेंट चेन, और सर नंबरिंग करनी भी हमें आ गई है। 3 पे आ गया है ब्रांच। तो आप जानते हैं आपको नेमिंग कैसे करनी थी, मैंने बताया था कि सबसे पहले आप देखेंगे जो वर्ड रूट है कितना है, 6, तो आपने क्या लिख दिया, हेक्स। कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो प्राइमरी सफिक्स आ गया है एन, हेक्सेन। जब भी ब्रांच होती है या सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, उसके लिए मैंने बताया था क्या आएगा, प्रीफिक्स आएगा। ब्रांच जो है वो कौन सी है, तो ये बात ध्यान रखना, जब कोई ब्रांच होती है तो आप जैसे ब्रांच में कितने कार्बन हैं, 2, तो आप देखेंगे 2 कार्बन है तो एथ। कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो एथ एन होना चाहिए, लेकिन एन तब आएगा अगर वो पेरेंट चेन होता। तो आपको क्या कर देना है, जब भी ब्रांच होगी तो प्राइमरी सफिक्स जो है वो आप ये वाला हटा के इसकी जगह क्या लाएंगे, YL लगाएंगे। तो यानी कि इसका नाम है इथाइल, अगर वो ब्रांच की तरह एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि अगर कोई ब्रांच है तो उसका जो प्राइमरी सफिक्स है वो YL होगा, एन नहीं होगा। तो यह है इथाइल। अब इसका नाम अगर आप कहेंगे सर ये है इथाइल हेक्सेन, तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि इथाइल कहाँ पे है, तो इसलिए हमेशा ब्रांच की पोजीशन को पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कौन सी नंबर पे है, 3 पे, 3 इथाइल हेक्सेन। और हाइफन का लिखवा है मैंने, ये हमेशा जब भी कोई न्यूमेरिकल है या अल्फ़ाबेट है उनके बीच में हमेशा ही आप लोग ये हाइफन लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो इसको देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ गई, ब्रांच इसमें भी है, आपने लंबी चेन सेलेक्ट की हुई है ऑलरेडी, इधर से एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है। अब 2 ब्रांच हो गई तो उनको कैसे लिखेंगे, तो आप जानते हैं भाई ये है हेक्सेन, तो हेक्सेन तो आपने लिख दिया है पूरा हेक्सेन। ब्रांच कौन कौन सी है, 2 पे ब्रांच है और 3 पे ब्रांच है। 2 पे जो ब्रांच है वो क्या है, मिथाइल, और 3 पे जो है वो क्या है, इथाइल। तो पहले किसको लिखेंगे, तो मैंने यही बताया है, अगर ब्रांच एक ही हो तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। 2 ब्रांच अगर होती है और अगर वो डिफरेंट हो, जैसे कि इसमें इथाइल और एक मिथाइल और एक इथाइल है, तो आप अल्फाबेटिकल क्रम का ध्यान रखेंगे। तो पहले लिखेंगे ई वाले को इथाइल, 3 पर क्या है, इथाइल है, और 2 पे क्या है, मिथाइल है। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई ये बात? इसके अलावा जरा ध्यान से देखिए, फिर से आपने कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट कर ली, 3 पे मिथाइल है, 4 पे क्या है, इथाइल है। तो पहले आप
इथाइल को ही लिखेंगे। आप ये मत सोचना जो पहले पढ़ रहा है उसको लिख दूँ, इसलिए मैंने हर केस जो है, हर टाइप के केस यहाँ कवर किए हैं। आपको कुछ ही घंटों में पूरी नेमिंग जो है आप उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे अगर आप सिर्फ ये वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कार्बन थे 7, तो वर्ड रूट है, तो वो आपको जो कल मैंने समझाया था कि पूरे नाम में वर्ड रूट होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है और सफिक्स होते हैं 2। कौन सा सफिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमेशा उसी तरीके से काम करते हुए चलना है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सी नई बात आप लोगों के लिए आ सकती है, जैसे कि आइसो, आपने कई बार नाम सुना होगा, आइसोप्रोपाइल, नियो के बारे में सुनना, नियो नाम आगे लगा होता है, सैक लगा होता है, टर्ट लगा होता है। तो याद रखना, अभी मैं इन सबको भी बताऊंगा ये कैसी होती है। फिलहाल आप ये बात ध्यान रखिए, आइसो का आई और नियो का एन तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते वक्त कंसीडर करेंगे, लेकिन सैक और टर्ट को कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं आइसो, नियो, सैक, टर्ट किन को बोला जाता है। देखो जरा ध्यान से, ये है आपकी कार्बन चेन 10। फिलहाल के लिए मान लीजिए ये जो ग्रुप है इसका नाम है आइसो प्रोपाइल ग्रुप है ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो ग्रुप है इसका नाम है सैक ब्यूटाइल, सैक ब्यूटाइल। तो मैंने यहां पर एक गड़बड़ कर दी है थोड़ी सी नाम लिखते वक्त, इसको सही कर देते हैं। आइसो ब्यूटाइल नहीं है ये, इट इज आइसो प्रोपाइल। तो ये वाली जो ब्रांच है, 3 कार्बन है इसमें, इसका नाम मैंने बता दिया। फिलहाल के लिए मान लो आइसो प्रोपाइल, और अभी मैं आपको समझाने भी वाला हूं कि आइसो, नियो वगैरह किस तरीके से डिसाइड करते हैं। ये वाली जो ब्रांच है इसका नाम है सैक ब्यूटाइल। तो चलिए 10 कार्बन थे तो आपने डाइकेन लिख दिया। ब्रांच 2 दिखी आपको, कौन कौन सी पोजीशन पे, 4th पर है आइसोप्रोपाइल, 5th पर है सैक ब्यूटाइल। तो आप किसको पहले लिखेंगे, तो मैंने बताया था, देखो आइसो के आई को देखना है लेकिन सैक ब्यूटाइल के सैक को नहीं देखना है, किसको देखना है, बी, तो बी वाला पहले आएगा। तो 5 पे है सैक ब्यूटाइल, 4 पे है आइसोप्रोपाइल। ये बात ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं जो बार बार एग्जाम में आएंगी और ऑर्गेनिक में तो बहुत ज़्यादा जरूरी है इन ग्रुप्स को पहचानना। क्लियर है। कभी ऑर्गेनिक में आपको जो कॉमन नाम है वो थोड़े से परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, मैं हर एक का एक तरीका समझा दूंगा। देखो जैसे ये आपको ये कंपाउंड गिवन है, इसका नाम करके दिखाना, नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 2 पे क्या है, मिथाइल, तो आपने नाम दे दिया। 2 पे मिथाइल है, प्रोप, वैसे पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन, तो इसका कॉमन नेम आइसोब्यूटेन है। तो याद रखना, अगर सेकंड पोजीशन पर मिथाइल जुड़ा हुआ है तो आइसो का इस्तेमाल करते हैं। वैसे टोटल कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूटेन, और सेकंड पर मिथाइल को बोलने का मतलब है आइसो। जस्ट लाइक दैट, देखो टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, कितने, 5, तो पेंटेन, सेकंड पर मिथाइल हो तो आइसो पेंटेन। ये इनको याद करने के तरीके हैं। वैसे 2 मिथाइल ब्यूटेन है नाम, क्योंकि 2 पे मिथाइल है और ब्यूटेन है। अगर सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल जुड़े हुए हों तो नियो वर्ड का यूज करेंगे। टोटल कार्बन काउंट करो पहले, 1 2 3 4 5, तो नियो का मतलब हो गया है सेकंड पे 2 मिथाइल हैं तो नियो और टोटल पेंटेन। देखो सेकंड पे 2 मिथाइल हैं और टोटल कार्बन कितने हैं, 6, तो नियो हेक्सेन। और आईयूपीएसी नेमिंग तो आप कर ही सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। नेमिंग में अभी ब्रांच की करनी सिखाऊंगा, इसलिए मैंने आप इन पर फोकस नहीं किया है, मैंने इनके कॉमन नेम बताए हैं। तो देखिए यही हैं जो बार बार इस्तेमाल होंगे, तो कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश मत करना। आइसोब्यूटेन पता होने चाहिए, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, नियोहेक्सेन, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा एक बात और मैं बता देता हूँ, कार्बन की डिग्री निकालना तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। क्या बताया था मैंने कार्बन की डिग्री में, जितने कार्बन के साथ हमारा गिवन कार्बन जुड़ा होता है और उसकी डिग्री होती है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बन, तो आप जानते हैं ये कार्बन सिर्फ एक से डायरेक्टली अटैच्ड है तो 1 डिग्री हो गया, ठीक है। इस कार्बन की डिग्री क्या है, ये 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री है। तो आप सबकी डिग्री निकाल सकते हैं, मैंने लिखा भी हुआ है। हाइड्रोजन की डिग्री की बात करते हैं, तो याद रखना, अगर मैं पूछूं इस हाइड्रोजन की क्या डिग्री है, तो आप ध्यान रखना हाइड्रोजन की डिग्री वही होगी जो कार्बन की डिग्री होती है, यानी जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ है। अगर ये कार्बन 1 डिग्री है तो इस पे जुड़े हुए तीनों हाइड्रोजन भी 1 डिग्री है। क्लियर है। अगर ये वाला कार्बन 2 डिग्री है तो ये हाइड्रोजन की डिग्री भी कितनी है, 2 है। अगर ये वाला कार्बन 3 डिग्री है तो इस हाइड्रोजन की डिग्री भी क्या है, 3 है। क्लियर हो गई। तो कार्बन की डिग्री हमें निकालनी आती ही है,
और हाइड्रोजन की डिग्री वही होगी जो कार्बन की डिग्री होती है जिस पर वह जुड़ा हुआ है। क्लियर है? अच्छा चलिए, जब ब्रांच की तरह ये आते हैं तो आप ध्यान से देखिए, वैसे तो ये पूरा एक कंपाउंड है प्रोपेन, लेकिन जब ये ब्रांच की तरह जुड़ेगा तो इसका एक एच हट जाएगा और ये जाके जुड़ जाएगा किसी भी पेरेंट चेन पे। तो अब देखो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, अगर आप ध्यान से समझे, ये वाला जो है इस कार्बन की डिग्री कितनी है 1 डिग्री, तो हाइड्रोजन भी कितना है 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री और ये वाला 2 डिग्री। तो दो टाइप के हाइड्रोजन है, 1 डिग्री और 2 डिग्री। अगर 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन हटके ब्रांच बने इस तरीके से, तो इसका नाम होगा प्रोपाइल या 1 प्रोपाइल। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा ब्रांच क्या है कि जब हम इसको एज ए पेरेंट चेन में जोड़ेंगे। तो फिलहाल अभी इतनी बात समझ लो, ये समझ लो इस साइड से ये पेरेंट चेन में जुड़ेगा, पेरेंट चेन कहीं यहाँ से इस तरीके से जा रही है, ठीक है, इस तरफ पेरेंट चेन मान लो यहाँ से कहीं इस तरीके से जा रही है। तो अगर आप 2 डिग्री हाइड्रोजन हटा के और चेन में जोड़ दोगे तो ये जो बनेगा इसको आइसोप्रोपाइल कहते हैं। क्लियर है? अगर प्रोपेन में, याद रखना ये कॉमन नेम है, याद करने के तरीके बता रहा हूं, ये वाले नाम की ध्यान मत दो, इसकी ये तो मैं तुम्हें सिखाई दूंगा अभी, ये तो क्योंकि ये तो IUPAC नेम है, इनके तो रूल्स हैं, जिनके रूल नहीं है, कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता ना, इसलिए वो ध्यान रखना जरूरी होती है। तो याद रखना, कभी भी प्रोपेन ब्रांच की तरह आए और 1 डिग्री हाइड्रोजन हटके जुड़े तो प्रोपाइल ही नाम रहेगा, लेकिन अगर यहां बीच से जुड़े तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल। कभी भी ब्यूटेन ब्रांच की तरह हो, इसमें डिफरेंट हाइड्रोजन की डिग्री देखो, 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन को हटा के जोड़ोगे तो ब्यूटाइल कार्बन चेन बनेगी सीधी, 2 डिग्री वाले को हटाओगे तो सेक ब्यूटाइल बनेगा। बात समझ में आ गई? याद रखना है। तीसरी बात, और ये इसको बस इससे ज़्यादा और हम नहीं पढ़ेंगे, ये है आइसोब्यूटेन। मैंने अभी बताया था अगर सेकंड कार्बन पे मिथाइल हो तो आइसोब्यूटेन हो। इसमें डिग्री डिफरेंट है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, तीनों सेम है, और ये 3 डिग्री। 1 डिग्री हटा के जोड़ोगे तो जो बनेगा इस टाइप की ब्रांच बनेगी, इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल। क्लियर है? लेकिन अगर 3 डिग्री वाले को हटा के जोड़ोगे तो टर्शियरी ब्यूटाइल नाम बनेगा इसका। ये हम बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग एक बार इसको ध्यान रख लें कि आइसोब्यूटाइल किसको बोल रहे हैं, सेक ब्यूटाइल कब बोल रहे हैं। अगर ये सारी बातें ध्यान रहेंगी हमें, तो हमें कभी भी किसी भी कंपाउंड में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। अगर हम बात करते हैं डिफरेंट एल्काइल ग्रुप जुड़े हों, एल्काइल में किसको कह रहा हूँ ये बात ध्यान रखना। जैसे कि हम जानते हैं CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। एल्केन में से एक H हटा दो, C एल्काइल ग्रुप CN2n+1, इस ग्रुप को बोलते हैं एल्काइल। एग्जाम्पल देता हूं, C2H6 क्या नाम है? ईथेन। अगर इसमें से एक H हटा दो, CH3CH2, और ये ब्रांच की तरह जोड़ दो तो एक H हटते ही ये बन जाएगा इथाइल। क्लियर हो गई है बात? तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब मैंने क्या बताया, अगर मान लेते हैं डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आ गए हैं लेकिन इक्विवेलेंट पोजीशन पर, यानी कि देखो सर यहाँ से ये है आपकी पेरेंट चेन, 3 इधर से नंबरिंग करोगे तो भी ब्रांच तीसरे नंबर पे है, इधर से नंबरिंग करोगे तो भी, और हमने तो यही कहा था नंबरिंग उधर से ही करनी है जिधर से ब्रांच पास पड़ेगी। तो अगर दो ब्रांच दोनों सेम भी नहीं है, दोनों सेम होती तो हम कहते कि इधर से भी कर लो। तो अगर दो डिफरेंट ब्रांच इक्विवेलेंट पोजीशन पर पड़ जाए तो उसका सॉल्यूशन ये है, नंबरिंग उधर से करेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसको सबसे कम नंबर मिल पाता हो। यानी कि अगर इसका ब्रांच का नाम देखेंगे तो यह मिथाइल M से शुरू हो रहा है और ये है इथाइल, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा? E, तो इसलिए नंबरिंग इधर से ही करनी होगी। क्लियर हो रही है बात? अगर नेक्स्ट देखो, नेमिंग सेम एल्काइल ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशन, अगर सेम एल्काइल ग्रुप हो लेकिन डिफरेंट पोजीशन पे हो। अब तक हमने देखा था ब्रांच अलग अलग है, तो इसका नाम हम रखने की कोशिश करेंगे तो क्या नाम रखेंगे भाई? टोटल कितने हैं? 7, तो 7 के लिए वर्ड रूट हेप्ट, सैचुरेटेड है तो एन, ब्रांच है इसमें देखिए थर्ड पे कौन सी? इथाइल, तो पहले इसी को लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले 3 इथाइल है और 5 पे यहाँ लिख लेना मिथाइल, ये हो गया इसका नाम। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हुआ चल रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए अगर ब्रांच तो सेम ही हो लेकिन एक से ज़्यादा बार आ रही है, जैसे ये तो अलग अलग ब्रांच थी तो आपने अलग अलग नाम लिख दिए। अगर ब्रांच सेम ही हो, जैसे इस वाले केस को आप लोग देखिए,
2 पे भी मिथाइल है और 2 पे एक बार फिर मिथाइल है और 4 पे भी क्या है, मिथाइल है। तो अगर सेम ही ब्रांच हो तो उसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि 2 मिथाइल 2 मिथाइल 4 मिथाइल। अगर ब्रांच सेम हो और एक से ज्यादा बार आ रही हो तो उसका नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप डाई, 2 बार आ रही है तो डाई लिखिए, ट्राई मतलब 3 बार, टेट्रा इस तरीके से यूज करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात और नोट करने वाली बात यह है, इसको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाई के डी, ट्राई, टेट्रा इनको कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर मैं इस कंपाउंड का नाम करने को पूछूं तो सबसे पहले आपने पेरेंट चेन ढूंढी, आपने उसकी नंबरिंग की, जिधर से ब्रांच पास पड़ती है, लोएस्ट लोकेंट रूल आप लोगों ने अप्लाई करके नंबरिंग कर ली। अब आप देख रहे हैं 2 पे मिथाइल है और फिर 2 पे मिथाइल है और 4 पे मिथाइल है। तो आपको कैसे लिखना होगा, ब्रांच की पोजीशन तो सेपरेटली लिखनी होगी, 2,2,4 यानी ब्रांच 3 जगह पे है। 2 का मतलब है 2 पे 2 बार है और फिर 4 बार है। अब सारी सेम है तो आपको मिथाइल 3 बार नहीं लिखना है, आपको कौन सा यूज कर लेना है, ट्राई मिथाइल यूज कर लेना है। वर्ड रूट पेंट और सैचुरेटेड है तो एन। लेकिन ट्राई कभी भी अगर मान लो और भी ब्रांच होती कोई तो ट्राई को अल्फाबेटिकल के लिए यूज नहीं करते। अल्फाबेटिकल में आप हमेशा किसको कंपेयर करते, एम को ही कंपेयर करते। क्लियर हो गई? चलिए इसको मैं और प्रूव कर देता हूं एग्जांपल से। ये है आपकी पेरेंट चेन, आपने सेलेक्ट कर ली। 2 पे आपके पास मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है और 4 पे इथाइल भी है। नंबरिंग इस साइड से ही करेंगे। आप जब अपने आप कर रहे हो तो सारी पॉसिबिलिटी लेके देखिए कि सर इस साइड से नंबरिंग क्यों नहीं की, कोई दूसरी चेन क्यों नहीं सेलेक्ट की, क्योंकि मैं आप लोगों को टू द पॉइंट और सीधी सीधी बातें बताता चल रहा हूं। हो सकता है आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो, तो आप अपने आप जब इसको बनाते हैं डिफरेंट पॉसिबिलिटीज लेके चलिए, यही आपका होमवर्क होगा। तो आपने देख लिया 2 पे मिथाइल है और 4 पे, तो आप इसको लिखेंगे कैसे, 2 4 पे डाइमिथाइल। पहले ब्रांच जो है अलग अलग उनको लिख लेते हैं। और 4 पे क्या है, इथाइल है। अब आपको इनका नाम लिखना है, टोटल है 6। हेक्सेन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है लिखने में। पहले किसको लिखें, डी पहले आता है वैसे तो ई से, लेकिन मैंने अभी साफ साफ लिखवाया है डी, ट्री और टेट्रावेट्रा में इनको कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। इसका क्या लेंगे, एम। तो एम और ई में पहले क्या आएगा, ई। तो पहले आप 4 इथाइल लिखेंगे, उसके बाद 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। बात क्लियर हुई है? बहुत सिंपल रूल है, ध्यान से सुनना है, कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती है। अगर सेम एल्काइल ग्रुप occurs twice on same carbon then its locant is also repeated twice। यानी कहने की बात यही है जो मैंने अभी बता दिया। मान लो आप इसकी नेमिंग कर रहे हैं, नंबरिंग कर दिया आपने 1 2 3, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस लिख देंगे 2 पे डाइमिथाइल, विच इज रॉन्ग। मैं यहां यही समझाने आया हूं कि अगर सेम एल्काइल ग्रुप जो है वो 2 बार आ रहा है तो उसके लोकेंट, यानी उस लोकेंट मैंने क्या बताया था, जिस नंबर पे वो प्रेजेंट होता है, लोकेंट को उतनी बार ही लिखो, तो आपको 2 2 डाइमिथाइल ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए इस एग्जांपल को और देखिए, नंबरिंग कहां से करनी चाहिए आपके हिसाब से। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इधर से नंबरिंग करने में ब्रांच किस पे है, 2 पे है, 2 पे है, 3 पे है और 5 पे है। ऐड कर लो, 4 और 3 7 और 5 12। अगर आप इस तरफ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो क्या होता, ब्रांच किस पे आती, 2 पे, 4 पे और 5 पे 2, तो सीधी सी बात है 16। ये नंबर बड़ा होता है, ये वाली सही है नंबरिंग। क्लियर? तो आप इस ब्लू वाली को हटा दीजिए, ब्लू वाले की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए आपने देख लिया क्या क्या है। तो देखो, एक तो मिथाइल 2 पे है इधर और इधर, तो और 5 पे भी क्या है, मिथाइल। तो अगर सेम ब्रांच है तो पहले सारे सबकी पोजीशन लिख दो, 2 2 और 5 पे क्या है कि 3 बार मिथाइल है, ट्राई मिथाइल, इसको अलग से लिख लिया हमने। उसके बाद 2 पे क्या है, इथाइल, 2 पे इथाइल, इन सबको अलग लिख लो। कितने कार्बन है, हेक्स, सारे एन। अब फाइनल नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखियो, ट्राई को कंसीडर नहीं करना है, इथाइल वाला पहले आएगा, सॉरी इथाइल जो है वो 3rd पे, सॉरी 3 इथाइल 2 2 5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। क्या बात क्लियर हो रही है? बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है इनको पढ़ने का। अब हम बात करेंगे, अगर हमारी ब्रांच कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स मतलब कि ब्रांच कोई सीधी नहीं है, ब्रांच की भी ब्रांच निकली हुई है, तो यानी अगर ब्रांच की भी कोई ब्रांच होती है तो उसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहते हैं। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मान लो आपको सामने कंपाउंड दिया हुआ है, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो नंबरिंग करनी है, आपने कर दी।
1 2 इधर रूल वही रहेंगे, कोई चेंज नहीं है, 5 6 7 8 9 10। अब देखिए इस नंबरिंग को करने के बाद आप देख रहे हैं ब्रांच जो है एक तो 2 और 3 पोजीशन पे है, वो तो आप इसको लिख सकते हैं 2 3 पे क्या है, डाई मिथाइल। इसके अलावा 6 पर ये पूरी ब्रांच है और ये कोई सीधी चेन नहीं है, इस ब्रांच की भी यहाँ से एक ब्रांच निकली हुई है CH3 इस तरीके से, तो यानी कॉम्प्लेक्स है। तो आपको क्या करना है हमेशा, तो ब्रांच को एक पूरा अलग ही कंपाउंड समझ लेना है पहले, लेकिन याद रखना इसमें नंबरिंग हमेशा ही वहां से होगी जहां से ये पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, और कुछ सोचना ही नहीं है। 1 हमेशा उसी कार्बन को नंबर 1 देना जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 पे है मिथाइल, क्लियर। और 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है प्रोप। वैसे तो इसको प्रोप एन लिखते हम कब, एन हम तब लिखते अगर ये पेरेंट होता, लेकिन ये तो क्या है, खुद ही साइड चेन है। तो अगर ये खुद साइड चेन है इसको आप एन नहीं लिख पाएंगे, और साइड चेन यानी ब्रांच के लिए आप क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। तो इस ब्रांच का नाम हुआ 2 मिथाइल प्रोपाइल, क्लियर है। तो अब आप नाम कैसे लिखेंगे, देखिए पूरे कंपाउंड का आपके पास ये ब्रांचेस हैं, एक ये ब्रांच, इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखिए सबसे पहले कौन आता है। तो आप जानते हैं जो नॉर्मल ब्रांच होती है उनके लिए डाई ट्राई में हम डी और टी को कंसीडर नहीं करते। तो इसका जो पहला वर्ड है वो क्या है, एम है, इसका जो पहला वर्ड है वो भी क्या है, एम है। तो मिथाइल से मिथाइल तो कैंसिल ही हो गया। उसके बाद इसकी अगर हम बात करते हैं, इसमें पी भी आ रहा है, ठीक है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं आ रहा आगे, तो पहले आप इसी को लिखेंगे जिसमें कुछ नहीं आ रहा है। ये बात ध्यान रखना कि अगर किसी के दो पहले वर्ड सेम हो जाते हैं, मान लो ये है कुछ भी लिखा है MRS और दूसरी ब्रांच का नाम है MAD, तो M और अगर पहला वर्ड सेम हो जाता है तो वो कट जाता है, नेक्स्ट वाले पे कंपैरिजन आ जाता है। R और A में से पहले कौन सा था, A, तो इसको लिखेंगे। तो ये वाली बात ध्यान रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर करते वक्त। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी, जिसके आगे फिर कुछ भी आना बंद हो गया यानी वो सबसे पहले आएगा। तो आपने पहले लिखा 2,3 डाइमिथाइल। अब आप ये देखिए ये जो ब्रांच चेन है कौन सी पोजीशन पे है, तो आप हमेशा लिखेंगे कि ये सर 6th पोजीशन पे है। यही वाली बात है ना, 6th कार्बन पे तो प्रेजेंट है, और हमेशा अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच है उसका नाम ब्रैकेट में ही रहेगा। तो हाइफन लगा के आप लिखेंगे कि 6 पे जो ब्रांच है उसका नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, डैक एन हो गया है। तो वो कोई नया काम नहीं करना है। जो ब्रांच है, अगर मान लो ये कोई सिंपल ब्रांच होती है ये वाली, तो आप सीधा नाम लिख देते 6 पे इथाइल है या प्रोपाइल है, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा क्या हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया है, इसलिए आप लोगों ने इसका 2 मिथाइल प्रोपाइल नाम लिखा है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका एक कॉमन नेम भी मैंने आपको बताया था, क्या था, जरा ध्यान से देखिए। इस ब्रांच को मैं अलग निकाल रहा हूँ, CH3 CH CH3 CH3, यही है। इसी को हमने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, 2 मिथाइल प्रोपेन, और 2 मिथाइल प्रोपेन को क्या बोल रहे थे हम, आइसोब्यूटेन। और मैंने आपको बताया था अगर आइसोब्यूटेन इन्होंने क्या किया, यहाँ से जोड़ा है और एक एच हटा दिया है, तो इसका नाम क्या होगा। जरा देखिए, अभी मैंने बताया था आपको कि अगर आइसोब्यूटेन, ये रहा आइसोब्यूटेन, 1 डिग्री हटा के जोड़ोगे तो आइसोब्यूटाइल नाम होगा। यानी कि कई बार कॉमन नेम भी लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा 6 पर आइसोब्यूटाइल है, और आइसोब्यूटाइल के आई को हम कंसीडर करते हैं। तो बस आपको इसलिए नेमिंग सीखनी है कि आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिखा है तो उसे देख के समझ सकें। चलिए एक बार फिर से इस चीज़ को ट्राई करते हैं। कार्बन चेन सबसे लंबी आपको दिखी गई है, ठीक है, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 3, किधर से भी कर सकते हैं, सेम ही आएगा। 9 के लिए नॉन एन पहले लिख दिया इन्होंने। ब्रांच किस पे है, 5 पे। अब कॉम्प्लेक्स ब्रांच है यानी ब्रांच की भी ब्रांच है, तो नंबरिंग करिए, उसको लंबी चेन मानिए। फिर से नंबर 1 हमेशा उसी को मिलेगा जो पेरेंट चेन से जुड़ी हुई है। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन होता नाम, लेकिन ये तो खुद ही ब्रांच है, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल नाम होगा इसका, क्लियर है। क्योंकि देखो 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, तो नाम हो गया 2,2 डाइमिथाइल। अगर ये पूरा एक अलग कंपाउंड होता तो हम प्रोपेन लिख देते, लेकिन ये खुद एक ब्रांच है तो प्रोपाइल ही लिखा जाएगा, ये है ब्रांच का नाम। 5th पोजीशन पे ये वाली ब्रांच है, और इसका नाम एक और मैंने अभी आप लोगों को बताया था, अगर 2nd पोजीशन पे 2 CH3 होते हैं तो नियो वर्ड होता है, और टोटल कार्बन कितने हैं 5, तो हम ऐसे भी लिख सकते थे 5 पे नियो पेंटाइल है, और नियो का N अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं, क्लियर है। इसके अलावा आप इसी तरीके से इसको भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने एक और कंपाउंड आपको दिया है, दिस इज योर होमवर्क, खुद देखिए, ठीक है, किस तरीके से इसका नाम होगा। नीचे मैंने नाम लिख भी रखा है,
अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग, अभी मैंने आपको बताया था डाई ट्राई टेट्रा वाले ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं होते हैं, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो तो ये कंसीडर होंगे। यही नोट करने वाली बात है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच के केस में डाई का डी कंसीडर होगा, ट्राई का टी कंसीडर होगा। फॉर एग्जांपल इसको देखिए, आपने ये पेरेंट चेन ली 5 एटॉमिक नंबर 10 कार्बन है, तो आपने डाइकेन लिख दिया इसमें, ठीक है। अब आप ब्रांच देखिए 6 पे आपकी इथाइल ब्रांच है, आपने उसको भी लिखा हुआ है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। 5 पे जो आपकी ब्रांच है वो ये है, नंबरिंग तो हमेशा उसी कार्बन से होगी जो पेरेंट चेन से जुड़ा है, 1 2 3। तो आप जानते हैं 1 पे और 2 पे क्या है, डाई 2 मिथाइल हो गए, 1 और 2 पे मिथाइल है, 1 2 डाई मिथाइल। जब भी ब्रांच सेम होती है तो हम अलग अलग नहीं लिखते हैं, डाई ट्राई का यूज करते हैं। और क्योंकि कितने कार्बन है, कार्बन है सर इसमें 3, तो प्रोप वर्ड यूज होगा, प्रोप, लेकिन ब्रांच है खुद ही एक, तो प्रोपाइल। अब अगर आप इस ब्रांच में और ये जो ब्रांच है जो 6 पे इथाइल है, तो ई और हम वैसे डी को कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन जब ब्रांच कॉम्प्लेक्स हो तब ये डाई ट्राई का डी कंसीडर होगा, पहले इसी को लिखा जाएगा। तो बस आपको रूल्स ध्यान रखने हैं, मैं सारे रूल्स आपको बताता जा रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस ध्यान से सुनते जाइए। देखिए ये मैंने कुछ और एग्जांपल दिए हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए। अब हम बात करते हैं, क्योंकि किस टॉपिक पर कितना टाइम देना है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो मैं कुछ मिनिमम लेक्चर्स में इसको कवर करना चाहता हूं, क्योंकि इससे एज सच क्वेश्चंस नहीं अपीयर होंगे एग्जाम में, ये सिर्फ बेसिक है, इसके बिना भी आगे चलना पॉसिबल नहीं है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड समझिए जिसमें क्या होता है, या तो सिर्फ डबल बॉन्ड होंगे या सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, या दोनों भी कंसिडर हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें एक ही डबल बॉन्ड हो या एक से ज्यादा हो, एक ही ट्रिपल बॉन्ड हो या मोर देन 1 भी हो सकता है। अब इसमें भी सारे केस पॉसिबल हैं, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो एक एक हो सकते हैं या एक से ज़्यादा, सारे केसेस पॉसिबल हैं। तो ये सारे केसेस में किस तरीके से नाम करेंगे हमें यही सीखना है। चलिए, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहली बात क्या है कि जब भी आप नाम रखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, तो पेरेंट चेन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड आना जरूरी है, लॉन्गेस्ट हो या ना हो, लॉन्गेस्ट हो या ना हो, इसको मार्क कर लेना। क्योंकि अब तक जब तक अनसैचुरेटेड नहीं था तब तक हम ये कह रहे थे कि भाई लॉन्गेस्ट चेन होनी जरूरी है, लेकिन अब हमने क्या बोल दिया, डबल बॉन्ड आना उसमें जरूरी है, और नंबरिंग हमेशा उस तरफ से ही करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ेंगे। जैसे आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 इसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर आप इसको चूज करते तो नंबर कितने हो जाते, 6 हो जाते, लेकिन आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्या आना जरूरी है, डबल बॉन्ड आना या ट्रिपल बॉन्ड आना उसमें जरूरी होता है, अनसैचुरेटेड के लिए ये रूल होते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट केस, डबल बॉन्ड आ गया और उधर से ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से नंबरिंग कर रहे हो 3 4 5 6 एंड 7। अगर आप इधर से नंबर कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं आपको सेकंड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन इधर से नंबरिंग करने पे सेकंड नंबर पे क्या मिल रहा है, आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है। अगर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, तो किसको प्रेफर करेंगे, डबल में। अब ये बात ध्यान रखना, अगर कुछ ऐसा केस है 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अब यहां से नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, क्योंकि पहले कौन पड़ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। लड़ाई होने का मतलब ये होता है जब दोनों को बराबर नंबर मिल रहा हो, जैसे यहां से दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है और इधर से दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तब लड़ाई हुई। अदरवाइज जो पहले आता है, ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग देंगे, डबल बॉन्ड पहले आ रहा है तो डबल बॉन्ड को नंबरिंग देंगे, लेकिन जब बिल्कुल बराबर प्रेफरेंस होगी तो डबल बॉन्ड को प्रीफर करेंगे। तो नाम क्या होगा, 7 के लिए आपने क्या यूज कर दिया, हेप्ट, ठीक है। उसके बाद सैचुरेटेड तो नहीं है, तो आपको डबल बॉन्ड की, अगर डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे होता है तब आप चाहे 1 लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्जी है, उसके अलावा किसी पोजीशन पे है तो आपको लिखना पड़ेगा हेप्ट। 2 पे क्या है, इन, E-N-E, और फिर 5 पे क्या है, 5 पोजीशन पे है आइन। यही होता था डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब ये बात ध्यान रखनी है कि क्योंकि ये इन का जो ई है ये ड्रॉप हो जाएगा, क्लियर हो रही है बात। तो अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, इन और आइन आ रहा हो, तो इन का ई जो है वो क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो E-N ही लिखेंगे, ई लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये छोटी छोटी बात, कब ई ड्रॉप हो जाएगा, कब ए आ जाएगा, इनकी टेंशन मत लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होंगे। एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है
आपको नेमिंग का थोड़ा बहुत आइडिया हो, बस इतना आइडिया हो। आपसे पूछे, डिटेल में नहीं जाएगा, आप 11th क्लास के बच्चे नहीं हो कि आपसे बहुत डिटेल में छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे, तो इसलिए ओवरऑल आइडिया नेमिंग का लेना है, इसीलिए मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज मैं बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ाता अगर मेरे को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता। और दूसरी बात है, इसको अगर मैं बोर्ड पे एक चीज़ को लिख के कराऊंगा तो कितने घंटों का काम हो जाएगा, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ हमारे बेसिक्स को इंप्रूव करना है। मान लीजिए अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, तो आप नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि इधर से नंबरिंग करते 1 2 3, तो ब्रांच किस पे मिलती, 3rd पोजीशन पे। तो आप देख लिया कितने कार्बन हो गए, 4। ब्यूट 1 और 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, कितने हैं, 2, तो डाई इन हो गए। और 2 पे क्या है, ब्रांच है। तो जब डबल बॉन्ड 2 होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड 2 होते हैं तो ए आ जाता है, तो ब्यूटाडाइन वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड 2 है इसमें, तो इसका नाम पेंटा, ए आ जाता है, ठीक है। इन चीज़ों की ज़्यादा डिटेल में रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मैं एग्जांपल दी हैं, आप सिर्फ इनको ध्यान से सुनते ही रहिए। अच्छा, ये सारी चीज़ एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इन द सेंस अभी सुनने में ऐसा लगेगा सर क्या ये हमें याद करनी है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, कुछ याद नहीं करनी है, ये इतनी बार यूज़ होंगे। मैं बार बार यहाँ पे सारे मैंने क्यों लिखे हुए हैं, सो दैट कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ये वर्ड यूज़ होंगे एटलीस्ट आपको पता होगा कि अरे सर ने हमें पढ़ा रखा है, एक बार वहाँ देख लेते हैं क्या बोलते हैं। अगर यहाँ कार्बन चेन है इस तरीके से और डबल बॉन्ड CH2 जुड़ा हो, अब तक तो हमने सारे सैचुरेटेड जितनी भी ब्रांच देखी उसमें कहीं डबल बॉन्ड वगैरह था ही नहीं, तो अगर CH2 जुड़ा हो तो इसको बोलेंगे मिथाइलिन ब्रांच। अगर ब्रांच से इस तरीके से जुड़ा हो इसको बोलेंगे इथाइलिडीन। ब्रांच से ये वाला ग्रुप जुड़ा हो इसको बोलते हैं प्रोपाइलिडीन। ब्रांच से CH डबल बॉन्ड CH2 तो विनाइल और इथाइनाइल बोलेंगे। ब्रांच से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो तो इथाइनाइल बोलेंगे। अगर इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्ट CH जुड़ा हो तो मिथाइन बोलेंगे। ट्रिपल बॉन्ड पहले हो तो प्रोपाइनाइल बोलेंगे, YN YL है, ठीक है, प्रोपाइनाइल। ब्रांच से ट्रिपल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पे जुड़ा हो तो प्रोपर गाइल बोलेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी याद नहीं करनी है, ये टाइम के साथ याद हो जाएंगी। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए, मान लो मैंने इसका एग्जांपल दी, नंबरिंग आपने कर दी 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, तो 7 के लिए आपने वर्ड यूज कर दिया होगा क्या, हेप्ट। 1 पे क्या है, इन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं तो ई हट जाता है। और 5 पे क्या है, आइन। ब्रांच जो है आपकी 4th पे है और ब्रांच का जो नाम है वो इथाइनाइल होगा। क्लियर हो गया, मैंने ये बताया था ब्रांच कौन सी आपकी, ये वाली डबल बॉन्डेड वाली, या विनाइल भी बोल सकते हैं इसको, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। 4 पे विनाइल है, तो मैंने ऐसे ही कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं किस ब्रांच को क्या बोलते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। नंबरिंग ये सब एग्जांपल है, 1 2, इसमें मैंने मिस कर दिया शायद, ब्रांच 1 2 शुड बी 3। चलिए आप इसे जाने दीजिए, ठीक है। कुल मिला के मैं यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहा था मैं बताता हूँ। अगर मान लो ये ब्रांच है तो इस ब्रांच का नाम क्या होगा, प्रॉपर गाइनाइल होगा, ठीक है। वैसे तो एक्चुअल नंबर 3 4 5 6 7 8 ऐसे होना चाहिए, तो ब्रांच जो है वो 5 पे है। आपको बस ये पहचानना है कि इन ब्रांचेस का नाम क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल याद करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं, अभी बस ये देख लो कि ऐसे भी नाम होते हैं, मिथाइन, मिथाइलिन, जैसे जैसे ये आगे पूरी केमिस्ट्री में यूज होंगे उनको हम देख लेंगे। तो ये एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बहुत अच्छा आइडिया था जो हमें नेमिंग का होना चाहिए। यहाँ से आगे हम जो कंटिन्यू करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और जो कि इतना ही इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो फंक्शनल ग्रुप में किस तरीके से नाम होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो फंक्शनल ग्रुप ही होंगे या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे। क्लियर है, यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।